Today we are going to start class 9 chapter 3 of chemistry, atoms and molecules. Now what do you understand by atoms and molecules? चैप्टर फर्स्ट में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था. मैटर हमारा क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. किसी भी चीज़ में जो स्पेस होती है और मास होता है वो क्या होता है? हमारा मैटर. मैटर की हमने सबसे छोटी यूनिट वहाँ देखी थी, वो क्या होती है? एटम्स. हमने ये पढ़ा था कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बना हुआ है. वो छोटे पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब ये एटम और ये मॉलिक्यूल होते क्या, इनमें डिफरेंस क्या होता है? हम सब जानते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, ये सब हमारे क्या है? एलिमेंट्स. ये सब हमारे क्या है? एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है या एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी एंटिटी होती है वो क्या होता है? एटम. हालांकि हाइड्रोजन और ये दो एटम्स के मॉलिक्यूल में रहते हैं पर वो दोनों एटम्स सेम काइंड के होते हैं. तो मेनली एलिमेंट्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर हम डिवाइड या ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एटम. नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं. तो ये सब हमारे क्या है? कंपाउंड्स. कंपाउंड्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं. H2O क्या बना है? एक H ऑक्सीजन का एक एटम दो हाइड्रोजन के एटम्स से अटैच्ड है. कार्बन डाइऑक्साइड में एक C के एटम पे ऑक्सीजन के दो एटम्स अटैच्ड है. NaCl एक सोडियम का एटम, एक क्लोरीन का एटम. तो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं. क्लियर डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? एटम्स एलिमेंट्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज, हर एक एटम की प्रॉपर्टी एलिमेंट्स में उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगी. सो एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? एटम. अब जो भी प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट की होंगी ना, वो सारी प्रॉपर्टीज इस एटम में भी होंगी. ऐसे ही कंपाउंड्स की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? मॉलिक्यूल्स. लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी वो इंडिविजुअल एटम्स में नहीं होंगी, इनके कॉम्बिनेशन में ही होंगी. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जलने में हेल्प करती है. ऑक्सीजन खुद जल जाती है, इसके बिना तो बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन वाटर ना तो जलता है ना जलने में हेल्प करता है, उल्टा बर्निंग को बंद होने में हेल्प करता है. सो कंपाउंड्स की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो मॉलिक्यूल. दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट काइंड के एटम्स को मिला के जो बनेगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूल. नाउ अब ये सारी चीज़ें पता कैसे चली? जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है एटम्स और मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बड़े से अच्छे या बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते. ये सब हमें पता चला कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे किए. नाउ कुछ ऐसे लॉज जो हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का प्रूफ देंगे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. 9th क्लास में फर्स्ट और सेकेंड लॉ ही है, थर्ड लॉ के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लेवॉइजर ने दिया था. इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जैसे बचपन से हम एनर्जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सिमिलर इज विथ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स must be equal to total mass of products. During a chemical reaction, the total mass of reactants must be equal to the total mass of the products. यही हमारी डेफिनेशन होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, or the total mass of reactants must always be equal to the total mass of the products. For example, हमने ब्रेक किया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. सपोज ये हमने 100 ग्राम्स लिया स्टार्टिंग में.
इससे हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड हीट देने पे। सपोज ये 56 ग्राम्स मिला एंड क्या निकला संग में? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकला 44। इन दोनों का सम सिमिलर होगा 100 ग्राम्स। सो mass of reactant must be equal to the total mass of the products. This is law of conservation of mass. Now law of conservation of mass, इसमें इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक क्लोज्ड बीकर के अंदर, एक बंद कंटेनर के अंदर, बिल्कुल क्लोज कंटेनर था, इसके अंदर इन्होंने एक सॉल्ट लिया, बेरियम क्लोराइड, इसका सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा, यहाँ थ्रेड से एक टेस्ट ट्यूब हैंग करी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन था सोडियम सल्फेट। क्या था इसके अंदर हमारा? सोडियम सल्फेट। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट भरा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले टोटल वेट ले लिया, देन इस थ्रेड की हेल्प से टेस्ट ट्यूब को लोअर डाउन करके सोडियम सल्फेट को इसमें मिक्स किया। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। ये तो टेस्ट ट्यूब्स हमने इसमें डिप कर दी थी। अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया इसके अंदर? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट। आपको क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट पीपीटी के तौर पे निकल जाएगा, प्लस सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन। पूरा एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी जब इन्होंने इसका वेट लिया तो टोटल मास दोनों टाइम क्या था? सेम था। सो दिस प्रूव्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर्षद बंद कर दे बीच में। सो एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका। सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड गिव्स सोडियम इथेनॉइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम कार्बोनेट हमारा 5.3 ग्राम्स लिया यहाँ हमने, इथेनोइक एसिड 6 ग्राम्स, सोडियम इथेनॉइड 8.2 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 निकले इसमें एंड वाटर 0.9। वेरीफाई दैट दिस रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो पहले हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालते हैं। ये हमारा होगा 5.3 प्लस 6 यानी कि 11.3 ग्राम्स। नाउ हम ये निकालते हैं टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये हमारा होगा 11.3 grams. So again prove that total mass of the reactants must be equal to total mass of the products. This verifies the law of conservation of mass. Now second law है हमारा law of constant proportion. This is given by Joseph Proust. ये law of constant proportion क्या कहलाता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए हम पहले। जैसे वाटर H2O, वाटर यहाँ हमारा 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम हमारा है ऑक्सीजन का। अब अगर हम मास देखें तो एटम को हम एटॉमिक मास यूनिट्स में नापते हैं, जो आगे अभी हम देखेंगे। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है 1 यूनिट्स, यूनिफाइड मास, तो 2 का नेचुरली क्या होगा? 2 यूनिट्स। ऑक्सीजन के 1 एटम का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट्स। अगर बाय मास हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं, रेशियो किसका लेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 2/16, दैट इज 1/8। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई एक कंपाउंड में जितने एटम्स होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं, तभी वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा। मीन्स द एलिमेंट्स in a compound always combine together in a fixed ratio by mass. मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अब पानी आप कहीं से भी ले लो, चाहे समुंदर का ले लो, चाहे बारिश का ले लो, चाहे लंदन जाके ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे एंटार्क्टिका का ले लो, वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो बाई मास रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो 1:8 ही रहेगा। अगर ये रेशियो चेंज होता है तो वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस वाटर नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज वाटर से पूरी तरह चेंज हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि H2O2 भी वाटर है, HO भी वाटर है, नहीं।
ये रेशियो फिक्स होगा 1:8 बाय मास, तभी वो कंपाउंड वाटर की सब प्रॉपर्टीज को शो करेगा. H2O2 या HO, these are not going to show any property of water और even these are not water. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो लेटर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. सो क्लियर. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है कि कोई भी जो एक कंपाउंड है उसके जितने भी एटम्स हैं दे ऑलवेज कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास. मास का रेशियो हमेशा इसमें फिक्स ही रहेगा. नाउ सपोज अमोनिया, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, NH3, ये हमारा होता है अमोनिया. ये हमारा क्या होता है? अमोनिया. इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है एंड हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं. ठीक है. नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास हम 14 यूनिट्स लेते हैं. ये आए कहाँ से? ये लेटर ऑन इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे. हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट है, 3 का मास होगा 3 यूनिट्स. तो N/H का बाय मास रेशियो होगा 14:3. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बाय मास रेशियो होगा 14:3. They combine in a fixed proportion by mass. So लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में आज हमने 2 लॉस पढ़े. पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा ये कहता है एट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय. टोटल मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यह कहता है किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए उसके एलिमेंट्स का बाय मास रेशियो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी. ये वाटर आप चाहे कहीं से गंदा पानी में से एक बूंद वाटर की निकाल लो, एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल लो, अमेरिका कहीं जाके निकाल लो, बाय मास रेशियो हमेशा फिक्स ही होगा. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के एक उसका मास 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना था? 16. तो 2 का कितना होगा? 2 × 16, दैट इज 12/32. ये कितना हो जाएगा हमारा? 6/16, 3/8. फिक्स रेशियो हमारा क्या रहेगा इसका? 3/8. सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अगर ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ये CO हो जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा. ये क्या होगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टीज कार्बन डाइऑक्साइड से टोटली और कंप्लीटली डिफरेंट रहेगी. ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 grams ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 grams ऑफ कॉपर. एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड से हमें क्या मिला? कॉपर CuO. इससे हमें मिला कॉपर प्लस ऑक्सीजन. यहां पर 1.288 ग्राम्स ऑफ कॉपर से हमें 1.03 ग्राम्स ऑफ कॉपर मिला. देन दूसरा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें सेम कॉपर ऑक्साइड 3.672 ग्राम से हमें कितना कॉपर मिला? CuO से हमें कितना कॉपर मिला? 2.938 ग्राम्स. वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फ्रॉम दिस. सबसे पहले हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम, जो प्रोडक्ट्स का मास है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो ऑक्सीजन का मास यहाँ कितना आया हमारे पास? अगर हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास आया 0.258 ग्राम समथिंग. हमारे पास ऑक्सीजन का क्या मास आया? 0.258. कॉपर और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो हमारे पास कितना आता है? 1.03/0.258. दैट इज ये अप्रॉक्सीमेटली 3.99 समथिंग आएगा, जो हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 4/1. कितना हम मान लेते हैं इसको? 4/1. ये डेसिमल्स हटाएंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 3.99/1 आता है, दैट इज 4/1. अगेन यहाँ पर हम ऑक्सीजन का मास निकालते हैं 3.672 minus 2.938 because total mass of reactant must be equal to total mass of the products.
0.734, ये हमारा कितना आया 0.734। नाउ यहाँ पर भी अगर हम कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं 2.938 बाय 0.734, ये अगेन हमारा वही आएगा समथिंग 4:1 का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियरली यही कहता है कि किसी एक कंपाउंड में बाय मास रेशियो उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी ही आएगा। ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम दो और क्वेश्चन से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो हमने देखा था हमारा क्या था 1:8। अब यही सेम रेशियो अगर हम 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन यूज करते हैं तो यहां हमारी ऑक्सीजन कितने ग्राम यूज होगी। अगर 1:8 था तो 3 के संग कितना होगा 3 × 8 दैट इज 3/24। सो कितने ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज होगी आपकी 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे अगेन वी विल गेट द रेशियो ऑफ 1:8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के संग बर्न करते हैं हमें 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। What mass of carbon dioxide will be formed if 3 grams of carbon dioxide gas is burnt in 50 grams of oxygen? अगर इस 3 ग्राम्स कार्बन को हम 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दें तो यहाँ क्या अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ पर अगेन हमारे को केवल 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम ऑफ कार्बन एक फिक्स रेशियो 8 ग्राम्स ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के संग ही कंबाइन होगा, क्योंकि इसका बाय मास रेशियो 3C/O2 कितना है यहाँ पर 12/16 दैट इज 3:8 का रेशियो इंटू 2। कितना रेशियो यहाँ पर 3:8। अब आप कितने भी ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दीजिए वो सब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वेस्ट ही जाएगी या अनरिएक्टेड पड़ी रहेगी, लेकिन 3 ग्राम्स कार्बन केवल 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को ही यूटिलाइज करेगा और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। रेस्ट जितनी भी ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टेड या अनयूज्ड आपके एक्सपेरिमेंट में एज इट इज रह जाएगी। सो दिस ऑल्सो वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दैट एक कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के संग बाय मास एक फिक्स रेशियो में ही रिएक्ट करता है और ये रेशियो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हमेशा फिक्स होता है।